अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये टॉपिक है, वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की भी दो टाइप्स हैं, E2 और E1, जैसे SN2 और SN1 था। E2 जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे बाई मालिकुलर, यानी इस रिएक्शन के अंदर 2 मालिकुल पार्टिसिपेट करते हैं, और E1 जो है इसके अंदर इसको बोलते हैं यूनी मालिकुलर, इसके अंदर स्लो स्टेप में एक मालिकुल हिस्सा लेता है। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, यानी ये अल्फ़ा कार्बन है और ये क्या है, बीटा, तो अल्फ़ा कार्बन से जाएगा हैलोजन और बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये देखें, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ। KOH जो है अल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर ये देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी ये जो KOH इन दी प्रेजेंस ऑफ जो अल्कोहल है ये एक्ट एज ए बेस करता है, जिसके रिजल्ट में क्या होती है, एलिमिनेशन, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन बन जाता है। यानी कि अल्कोहलिक KOH जब यूज़ करेंगे तो रिएक्शन होगा एलिमिनेशन। अगर यही रिएक्शन हम इसी तरह से अल्काइल हैलाइड लेके ऐसे ही KOH लेके, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या कर दिया, एक्वस, तो एक्वस KOH की प्रेजेंस के अंदर ये अल्काइल हैलाइड रिएक्शन देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, OH रिप्लेस कर देगा हैलोजन के साथ। यानी हमें ये पता लग गया कि KOH के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्वेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करता है। अगर अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे तो रिएक्शन होगा एलिमिनेशन, अगर एक्वस KOH यूज़ करेंगे तो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन। तो जिस तरह हमने SN1 और SN2 की दो टाइप्स पढ़ी थी, ऐसे E1 और E2 ये भी दो टाइप्स हैं रिएक्शन की, बीटा एलिमिनेशन की। तो वैसे ही उसका भी कंपैरिजन है, जैसे हमने E1 और E2 का पढ़ा। बीटा एलिमिनेशन बाई मालिकुलर रिएक्शन E2, इसी तरह से बीटा एलिमिनेशन यूनिमालिकुलर ये E1 रिएक्शन आएगा। जिस तरह हमने SN2 का पढ़ा था ऐसे E2 का भी है। ये क्या है जी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जैसे SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन था, ऐसे E2 भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और जो E1 है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। वही काम, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक ही स्टेप में होती है साइमल्टेनियसली, और E1 के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो 2 डिफरेंट स्टेप में हो रही है। अब रिएक्शन देखें, ये हमारे पास B जो है यहाँ पे ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस का काम क्या होता है, बेस ने प्रोटॉन लेना होता है, तो बेस यहाँ से इस अल्काइल हैलाइड से यहाँ से प्रोटॉन लेगा, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस तरह यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो जो हैलोजन वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ये पर इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से ग्रुप को लीव कर देगा, जिसके रिजल्ट में एक तो बन गया अल्कीन, और साथ में ये आपके पास क्या आ गया जी, लिविंग ग्रुप। यानी एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी और उसी स्टेप के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। अब जो E1 रिएक्शन है, E1 का जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे SN1 का, यानी उसमें क्या होती है कि अल्काइल हैलाइड आयोनाइज होता है, उसमें आयोनाइजेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप E1 और SN1 का सेम है, इसका MCQ भी एक्सरसाइज के अंदर है। दूसरे स्टेप में हमारे पास ये कार्बोकैटाइन है। अब कार्बोकैटाइन में यहाँ से बेस यहाँ से प्रोटॉन लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जिसके रिजल्ट में ये अल्कीन और बाकी साथ में जो है वो बाई प्रोडक्ट्स बन जाएगा। तो इसमें ये हमारे पास E2, और इसमें मैंने पहले बात की, फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है SN1 और E1 का आयोनाइजेशन। दूसरे स्टेप में बेस जो है यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में अल्कीन और साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा। बाकी जिस तरह हमने SN2 में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड, और वहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात की थी, यहाँ पे बात किसकी की है, बेस की, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में बेस और अल्काइल हैलाइड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन। लेकिन जो SN1 था उसमें हमने कहा था फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, उसमें अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है। यहाँ भी E1 में भी फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है, वो स्लो स्टेप है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो सेकंड स्टेप है वो होता है फास्ट स्टेप, तो स्लो स्टेप में एक ही मालिक्यूल हिस्सा ले रहा है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
फिर निकालें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस तरह हमने वहाँ बात की थी ESN2 की, यहाँ E2 में 2 मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो दोनों के जो एक्सपोनेंट का सम है वो 2 आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो E2 का है वो 2 है। जबकि यहाँ पे एक ही मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो E1 का है वो 1 है। जैसे वहाँ बात की थी हमने कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन देता है कौन से, वहाँ SN2, यहाँ E2। वहाँ पे टर्शियल अल्काइल हैलाइड देते हैं कौन से रिएक्शन, SN1 या E1। वो वही बात आ जाती है कि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती, इसलिए बेस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर लेता है या इधर से अटैक नहीं हो सकता, और इस केस में हमारे पास ये स्टेबल प्रोडक्ट भी बन जाता है। और तीसरा टर्स जो स्कैंडियल अल्काइल हैलाइड है वो भी उसी तरह से, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में देगा SNE2 रिएक्शन और वो देगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और वैसे भी हमें पता है कि आयोनाइजेशन के रिजल्ट में इसका जो प्रोडक्ट टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है। अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो हमें पता है कि इसकी आयोनाइजेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन वो स्टेबल बनता है, इसलिए ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड E1 या SN1 रिएक्शन देते हैं। जबकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस या जो अटैक है वो अपोजिट साइड पे हो रहा था SN2 के अंदर, तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए प्राइमरी ये देगा, सेकेंडरी टर्शियरी जो है वो SNE1 रिएक्शन देगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, फिर हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े। अब कुछ रिएक्शन और दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास वुड सिंथेसिस रिएक्शंस है। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम कन्वर्जेंस करते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि अल्काइल हैलाइड जो है इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम मेटल के साथ, और एक अल्काइल हैलाइड इसी तरह से और ले लेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें हमारे पास ये बन गया जी सोडियम क्लोराइड और प्लस बन गया इथेन। इथेन है, और ये हमने जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया था वो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जब हम स्मॉलर हाइड्रोकार्बन से हायर हाइड्रोकार्बन में जाना। आमतौर पे जो है ये रिएक्शन बुक में लिखा है कि पार्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए। जैसे हमने दोनों मिथाइल लिए तो ये इथेन बन गया। तो अगर सिमिलर दोनों लेंगे अल्काइल हैलाइड तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिंगल बनेगा सिमेट्रिकल अल्केन। लेकिन अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तब भी ये रिएक्शन होगा, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर फिर हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा बल्कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। वो मतलब अगर हम मिथाइल और इथाइल लेते हैं तो फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बनेंगे। उनकी फिर डिस्टिलेशन से हम उनकी सेपरेशन करते हैं, वो एक डिफ़िकल्ट मेथड है। इसलिए मोस्टली ये जो रिएक्शन है हम इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा हमारे पास है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 में पहले पढ़ा हुआ, फ्रैंकलिन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस तरह से अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवाना है जिंक मेटल प्लस एक्वस एसिड के साथ। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक्वस एसिड से करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इथेन और प्लस क्या बन गया जिंक क्लोराइड। यानी कि जो अल्काइल हैलाइड लेंगे ये हमने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया तो इससे हमारे पास इथेन बन गया। अगर यहाँ पे प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपेन, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन बनेगा। लास्ट मेथड है जी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम लेड अलॉय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। इसमें हमने अल्काइल हैलाइड जो है इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम लेड अलॉय के साथ। ये हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। इसके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा और प्लस NaCl, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं कि ये टेट्रा इथाइल लेड है। हमने चैप्टर नंबर 7 में इसकी बात की थी एंटी नोकिंग एजेंट, जब हमने रिफॉर्मिंग पढ़ा था कि हम टेट्रा इथाइल लेड जो है वो एंटी नोकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज पड़े थे कि लेड ऑक्साइड के पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। अब अगर इथाइल क्लोराइड लेंगे तो टेट्रा इथाइल लेड बनेगा।
और अगर यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो फिर टेट्रा मिथाइल लेड बनेगा। तो ये दोनों जो हैं प्रोडक्ट ये हम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है जी, ये हमारे पास अल्काइल हलाइड से हमने एक कंपाउंड बनाया। विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट था, उसने ये सबसे पहले 1900 के अंदर इसको डिस्कवर किया। इसमें अल्काइल हलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड एक इस तरह से कंपाउंड बनता है और ये पोलर होता है। इसमें अल्काइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, हाईली पोलर होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजेंट उसने बनाया। इस रीजेंट की वजह से हम बहुत सारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनकी सिंथेसिस या प्रिपरेशन जो है वो बड़ी आसान वे में हो जाती है। इस वजह से इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसने ये एक पोलर रीजेंट बना दी जिसकी वजह से हम बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रिपरेशन जो है वो बहुत आसान वे में कर लेते हैं। प्रिपरेशन क्या जी, इसमें हमने करना कि उसने किया कि अल्काइल हलाइड जो है उसका रिएक्शन करवाया जी मैग्नीशियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब इसमें क्या होता है, इसके रिजल्ट में जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे पहले पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके अंदर अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पोलर इसकी नेचर है। अब आप यहाँ मिथाइल के जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले लें, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाएंगे ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके अंदर ये जो हैलोजन है और ये जो मिथाइल है, इन दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये एज ए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इसलिए हम इसके जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें जो अल्काइल ग्रुप होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करता है। रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस तरह से बनाते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर वही जो हमने पहले पढ़ा था। जैसे हमने पहले अल्काइल हलाइड की रिएक्टिविटी पढ़ी, हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, उसके बाद अल्काइल फल, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। वो हमने बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी की बात की। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अकॉर्डिंग भी यही वाला साहब है। उसमें भी जो आयोडाइड होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव। अगर हम इसका ऑर्डर बनाएं कि अल्काइल मैग्नीशियम जो आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड उसके बाद, और अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड उसके बाद, एंड सो ऑन। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ये हमने हैलोजन की बेस पे रिएक्टिविटी बनाई कि आयोडाइड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव, ब्रोमाइड उसके बाद, क्लोराइड उसके बाद। हाँ, अगर हम हैलोजन सेम कर दें और अल्काइल जो है उसकी नेचर चेंज करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से बनेगा कि मिथाइल मैग्नीशियम हैलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इथाइल मैग्नीशियम हैलोजन उसके बाद, और प्रोपाइल मैग्नीशियम हलाइड जो सबसे कम। यानी जितनी ज़्यादा स्मॉलर चेन होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी, जितनी चेन बढ़ाते जाएंगे ऑर्गेनिक उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये इनकी रिएक्टिविटी थी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी की कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो पहले भी बात हुई कि मैग्नीशियम के साथ एक साइड पे हैलोजन है और एक साइड पे क्या है अल्काइल, और इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये हाईली पोलर कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए हम जब इसके रिएक्शन पढ़ते हैं तो उन रिएक्शन के अंदर हम ईथर को यूज़ करते हैं एज ए मतलब कंडीशन अप्लाई कर, उसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होता है क्योंकि ये एंथाई पोलर होता है। अगर हम यहाँ पे एनहाइड्रस ईथर यूज़ नहीं करेंगे तो ये खुद उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब इसमें कार्बन और जो मैग्नीशियम है ये जो बॉन्ड बनता है ये हाईली पोलर है। अब इसमें कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो पोलर होने की वजह से ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो कार्बन है उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है,
इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। इन कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की बेस पे हम कहते हैं कि ग्रिग्ना रीजन जो है वो हाईली पोलर कंपाउंड होते हैं। इस वजह से कि एमसीक्यू भी दिया गया एक्सरसाइज के अंदर कि ग्रिग्ना रीजन किस बेस पे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी रीज़न क्या है, उसमें कार्बन और मैग्नीशियम जो है वो बॉन्ड जो है वो हाईली पोलर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्ना रीजन है। थैंक यू।